हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर बताऊँगा फ्रेंड्स आपको कि जो आप डिजिटल बैंकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं काफ़ी लोग कि सर डिजिटल बैंकिंग पढ़ा दीजिए। तो देखिए, डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, उसके बाद में आपका नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारा कुछ हम देखिएगा आप डिजिटल बैंकिंग इसमें रिटेल में ही 60% आपका डिजिटल बैंकिंग में कवर कर दूंगा, क्योंकि वो सिलेबस में ऑलरेडी है रिटेल बैंकिंग। आप भी बुक उठा के देखेंगे तो 60% डिजिटल बैंकिंग इसमें कवर हो रही है। तो उसी इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बच जाएंगी उनको हम अलग से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डेबिट कार्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। और हर एक और बात है कि जो लेक्चर है मेरे, भले ही फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जिस चीज़ को हम उठाते हैं, जिस टॉपिक को, उस पर कोशिश यही रहती है कि आपको कहीं से और कुछ खोजने की ज़रूरत ना पड़े, आप सारी चीज़ें वहीं पर ही जान लें। और कोशिश ये भी रहती है कि जो लेक्चर आए वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब जैसे मैं लेक्चर उसी हिसाब से अपलोड करता हूँ। अगर ये लेक्चर जो है किसी और लेक्चर पर डिपेंड है तो पहले वो वाला अपलोड करेंगे, तभी ये वाला अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, ओके। ताकि आपको नॉलेज पहले से रहेगी, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अदरवाइज अचानक से कोई नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करूँगा तो दिक्कत होगी फ्रेंड्स, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट लेक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ हम डेबिट कार्ड के बारे में ही जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम डेबिट कार्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं। किसी के पास एक डेबिट कार्ड होगा, किसी के पास 2-3 डेबिट कार्ड होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। डेबिट कार्ड क्या होता है? अ डेबिट कार्ड प्रोवाइड एक्सेस टू अ कार्ड होल्डर टू फंड्स इन हिज आर हर बैंक अकाउंट। तो जो जानने वाली बात है वो यहाँ पर क्या है कि डेबिट कार्ड जो है आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने की, खरीदारी करने की सुविधा देता है। ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी डेबिट कार्ड का मतलब है। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो डेबिट कार्ड आपके पास 10 हो, कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट कार्ड का केस ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया कि डेबिट कार्ड क्या करता है, कार्ड होल्डर को उसके अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। उसके जरिए वो परचेज कर सकता है, किसी भी सामान को परचेज कर सकता है या पैसे विड्रॉ कर सकता है एटीएम से। ये दोनों काम वो कस्टमर कर सकता है जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है फ्रेंड। डेबिट कार्ड ऑफर कस्टमर्स अ फैसिलिटी टू पे विथ ओन आर एग्जिस्टिंग फंड, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या करता है, कस्टमर को एक फैसिलिटी ऑफर करता है पेमेंट करने की, उसके खुद के फंड से या एग्जिस्टिंग फंड जो भी उसके खाते में है। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पेमेंट आप वही कर सकते हो जो आपके खाते में है। भले ही कोई एटीएम की लिमिट 1,00,000 रुपये है, लेकिन अगर आपके खाते में सिर्फ 20,000 रुपये हैं तो आप 20,000 रुपये ही निकाल पाओगे। जो यहाँ पर जोर देने वाली बात है कि जब तक आपके खाते में नहीं है, एटीएम कार्ड का कोई मतलब नहीं है, डेबिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जिक्र किया एटीएम कार्ड का और डेबिट कार्ड का, दो चीज़ों का जिक्र कर दिया है। तो मैं ज़रा सा कंफर्म भी कर दूँ यहीं पर। देखिए, जो डेबिट कार्ड होता है फ्रेंड, वो आपका पास पर, मतलब आपको जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करनी है, ई कॉमर्स करनी है, प्लस एटीएम से पैसे निकालने हैं, दोनों काम आता है आपका डेबिट कार्ड। जबकि एटीएम कार्ड जो है सिर्फ एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करने के काम आता है। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। एटीएम कार्ड जो है सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के काम आएगा, जबकि डेबिट कार्ड आपका एटीएम से पैसे तो निकालेगा ही, उसके अलावा भी खरीदारी आपको करवा देगा फ्रेंड, ओके। तो ये बात हो गई। तो डेबिट कार्ड क्या करता है, पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने खुद के जो फंड है उसी से, सब्जेक्ट टू बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट, है ना। अब ये बात मैंने बताई आपको कि भाई बैलेंस तो आपके खाते में होना चाहिए, इसके बगैर तो आपको वो प्रोवाइड नहीं करेगा, पैसे नहीं ला कर देगा। जो आपके खाते में उसी को निकाल करके आप एटीएम से निकाल करके पेमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली डेबिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, वाइल प्रोवाइडिंग ऑल द सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस दैट कम विद प्लास्टिक कार्ड। तो जितनी भी आपकी फैसिलिटी आती है प्लास्टिक कार्ड के साथ में, जो भी सिक्योरिटी है, मतलब आपका एटीएम कार्ड सिक्योर या डेबिट कार्ड सिक्योर होना चाहिए, कन्वीनियंस भी होता है क्योंकि हमें बैंक नहीं विजिट करना पड़ता है, तो वो सारी फैसिलिटी देता है। उसके अलावा आपको पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, आपके खुद के फंड से ही आप पेमेंट करते हैं, बैलेंस आपके खाते में होना चाहिए। और डेबिट कार्ड का जो है क्रेडिट कार्ड से कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा डिफरेंट होती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, क्रेडिट कार्ड जो होता है फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि बाई नाउ पे लेटर। मतलब कहने का ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रेडिट कार्ड जो है बाई नाउ पे लेटर पर काम करता है। मतलब अभी खरीद लीजिए और बाद में पेमेंट करिए। मैंने एक फ्रिज खरीदी, मान लीजिए 25,000 रुपये की, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये की फ्रिज खरीदी, मान लीजिए 1 अप्रैल को। अगर मैं इसकी पेमेंट जो है मान लीजिए 30 अप्रैल को बिल आता है तो 30 अप्रैल को करता हूँ तो चलेगा। ये है क्रेडिट कार्ड का मतलब। पे बाई नाउ, अभी मैंने फ्रिज खरीद ली 25,000 की, बाई नाउ मैंने अभी अभी खरीदा,
पे लेटर, मैं बाद में पेमेंट करूंगा, यानी 30 तारीख को पेमेंट करूंगा। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है फ्रेंड्स वो आपका बाई नाउ, अभी खरीद लीजिए बाद में पेमेंट करिए, उस पर काम करता है। लेकिन डेबिट कार्ड ऐसा नहीं होता, बाई नाउ पे नाउ पर कॉन्सेप्ट पर चलता है। कहने मतलब हुआ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आपने 25,000 रुपये की फ्रिज खरीदी है मान लीजिए, अगर आपके खाते में 25,000 रुपये हैं तो तुरंत ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके खाते में 25,000 रुपये नहीं है, मान लीजिए 20,000 रुपये हैं, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, या तो 5,000 रुपये उससे उधार करिए। मतलब आपको पेमेंट उसी समय करनी है जब आप सामान खरीदते हैं, इसीलिए आपके खाते में पैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, बाई नाउ एंड पे नाउ दोनों जो है अभी के अभी होते हैं, जबकि इसमें बाई अभी खरीद लीजिए और बाद में पेमेंट कीजिए। क्रेडिट कार्ड में खरीदते अभी हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। डेबिट कार्ड में खरीदते भी अभी हैं और पेमेंट भी, आपके खाते से पैसे तुरंत ही डिडक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें हमें क्लियर हो गई फ्रेंड्स। देखिए कुछ नया नहीं है, लगभग बातें वही हैं, लेकिन जब घुमा करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो आप वहाँ कन्फ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, वरना एक एक लाइन पढ़ करके आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, आप जो कार्ड होल्डर होता है उसको उसके बैंक के एक्सेस दिलवा देता है, बैंक के अकाउंट का एक्सेस होता है। अगर मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है तो समझ लीजिए बैंक मेरे पास है, किसी भी एटीएम जो कि चल रहा होगा वहाँ जाऊँगा, पैसे निकाल सकता हूँ, या किसी दुकान पर जाऊँगा जहाँ पर पॉस मशीन लगी होगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी होगी, वहाँ स्वाइप करके भी मैं पेमेंट कर सकूँगा, क्योंकि बैंक मेरी जेब में एक तरीके से आ गया, अगर हम कहना चाहें तो इसे जो है परचेज करने के लिए यूज किया सकता है, या एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड को यूज किया जा सकता है। डेबिट कार्ड क्या करता है, आपके खुद के फंड से जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है, इसीलिए आपके खाते में बैलेंस जरूर होना चाहिए, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है, कस्टमर को ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं रहती है। सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि आपका जो एटीएम होता है वो सिक्योर होता है, कोई उससे पैसे निकाल नहीं सकता है जब तक कि हमारे एंड से कोई गलती ना हो जाए या फिर कोई ज़्यादा बड़े लेवल का फ्रॉड ना हो जाए। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डेबिट कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने अभी बाई किया और बाद में पेमेंट कर दी, ठीक है, जबकि डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका तुरंत ही बाई करना पड़ता है और तुरंत ही जो है पेमेंट करनी पड़ती है, आपके खाते से पैसे तुरंत डिडक्ट हो जाते हैं। तो बाई नाउ पे नाउ किस में होता है यूज, बाई नाउ पे नाउ होता है आपका डेबिट कार्ड में यूज, बाई नाउ एंड पे लेटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है क्रेडिट कार्ड में। बी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद में द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेबिट कार्ड इज दैट एट द पॉइंट ऑफ परचेज इटसेल्फ द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली फ्रॉम देयर अकाउंट बैलेंस। तो ये बात हमने अभी क्लियर ही कर ली थी कि डेबिट कार्ड में क्या होता है, जब आप खरीदारी करते हैं तुरंत ही आपके खाते से जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उसी से पेमेंट कर दी जाती है। द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट आर एम्बेडेड इन डेबिट कार्ड, ठीक है, जो आपके खाते की डिटेल होती है वो डेबिट कार्ड में मौजूद होती है। एम्बेडेड होती मतलब उसी में जोड़ी गई हुई होती है, आपके अकाउंट की डिटेल जो है आपके डेबिट कार्ड से लिंक होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। एंड कैन बी यूज्ड एट बोथ मर्चेंट लोकेशन, मर्चेंट लोकेशन यानी किसी शॉप पर गए हुए हैं वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं, पॉस मशीन के जरिए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे आपने एटीएम अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट किया और पिन वगैरह डाल करके परचेजिंग कर सकते हैं, या फिर जो है एटीएम पर जा करके आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसमें आपके अकाउंट की डिटेल जो है एम्बेडेड होती है, उसी में जुड़ी हुई होती है। अब आप सोचिए कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें जो डिटेल है वो किसी दूसरे कस्टमर की जो कि बहुत अमीर हो, 20-25 लाख उसके खाते में हो, उससे जुड़ी हुई हो, तो कितना बढ़िया रहे, जाइए आप जो है उसके खाते से पैसे निकालते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो आपके अकाउंट की डिटेल होती है वही आपके डेबिट कार्ड में एम्बेडेड होती है या लिंक होती है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आर सेम। जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है फ्रेंड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सेम होता है, यूज करने का तरीका भी वही है, आप इंसर्ट करते हैं फिर उसके बाद में पिन वगैरह डालते हैं। साइज़ जो आपके डेबिट कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ होता है वही क्रेडिट कार्ड का भी स्टैंडर्ड साइज़ होता है। नंबरिंग 16 डिजिट वहाँ यूज होती है, 16 डिजिट यहाँ यूज होती है, उसमें भी डेट एक्सपायरी डेट होती है, उसमें भी CVV नंबर वगैरह होता है, सारा कुछ लगभग सेम ही होता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में सेम ही होता है फ्रेंड्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड विद रिगार्ड टू फीचर एंड चार्जेज। लेकिन कुछ फीचर अलग होते हैं और कुछ चार्जेज अलग होते हैं, इसलिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस हो जाता है। डेबिट कार्ड्स आर इशूड व्हेन अकाउंट इज ओपन विद द बैंक, ठीक है, एंड हैड बिकम एन एसेंशियल वैल्यू एडिशन फॉर सेविंग अकाउंट एंड ए पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड पहले क्या होता था कि पहले कोई कस्टमर आता था हमारे पास सेविंग अकाउंट खुलवाने, तो हम उसका सेविंग अकाउंट खोल देते थे। मैं पहले मतलब 1990-95 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उसका जब ये डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट आया तो क्या किया बैंकों ने कि सेविंग अकाउंट के साथ साथ डेबिट कार्ड जो है उसके साथ साथ देना, ऑफर करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से ये इसेंशियल वैल्यू एडिशन हो गया, मतलब कस्टमर को सुविधा हो गई कि एटीएम आपने अकाउंट खुलवाया तुरंत ही आपको डेबिट कार्ड मिल गया, और ये जो है कोर प्रोडक्ट जो हमारा सेविंग अकाउंट का कोर प्रोडक्ट था उसका एक पार्ट बन गया है डेबिट कार्ड अभी। तो अभी आप किसी बैंक में खाता खुलवाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड उसके साथ साथ तुरंत ही
मिल जाता है। अब डेबिट कार्ड जो है दो तरीके से इशू किया जाता है। एक सेकंड यहाँ फिर से देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि डेबिट कार्ड से जब आप परचेजिंग करते हैं तो पेमेंट जो है आपके खुद के अकाउंट बैलेंस से तुरंत ही कर दी जाती है। आपके ही खाते में बैलेंस होगा तभी पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगी। डेबिट कार्ड में ये खासियत होती है। जो आपके अकाउंट की डिटेल है उसको जो है लिंक कर दिया जाता है आपके डेबिट कार्ड से, और उसको यूज करके आप चाहे पॉस मशीन पर यूज कर लिए, मर्चेंट लोकेशन पर जाकर किसी शॉप पे, किसी शॉपिंग मॉल में जा करके आप पॉस मशीन पर यूज करके जो है परचेज कर सकते हैं, या कैश विड्रॉल करना चाहे तो एटीएम पर जाकर के कैश विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपका डेबिट कार्ड है। ये दोनों काम करेगा। उसके बाद में टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एकदम सेम होते हैं, इनका यूजेज भी सेम ही है। उसी मतलब आपको भी कार्ड इंसर्ट करना है, पिन डालनी है, अमाउंट डालना है, सारा कुछ करना है। साइज़ जो इसका डेबिट कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है, क्रेडिट कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है, वो भी सेम ही होता है। 16 डिजिट का नंबरिंग इसमें भी होती है, 16 डिजिट उसमें भी होती है। आपका एक्सपायरी डेट उसमें भी होती है। क्रेडिट कार्ड में भी, डेबिट कार्ड में भी सीवीवी नंबर होता है, सारा कुछ सेम ही होता है, वही कह रहे हैं। केवल कुछ डिफरेंसेस हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड विद रिगार्ड टू द फीचर्स, मतलब जो फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं और जो चार्जेस लगते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए आपके डेबिट कार्ड में आपको इशू करवाने का चार्ज लगता है, क्रेडिट कार्ड में भी इशू करवाने का चार्ज लगता है, लेकिन इसमें डेबिट कार्ड में क्या होता है, क्योंकि आपके खाते से पैसे खुद कटते हैं इसलिए आपको इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आप एक तरीके से लोन लेते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है चार्जेस को लेकर के। अब डेबिट कार्ड जो है किसी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो डेबिट कार्ड जो है उसके साथ एक वैल्यू एडिशन के तौर पर सेविंग अकाउंट के साथ में डेबिट कार्ड आपको ऑटोमेटिकली दिया जाता है, और ये कोर प्रोडक्ट का एक पार्ट हो गया। तो डेबिट कार्ड जो है आप किसी भी बैंक में, जैसे आप HDFC वगैरह बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो वो जो है डेबिट कार्ड आपका साथ ही साथ में आपको इंटरनेट बैंकिंग है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही दे देते हैं। तो अभी जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वहाँ पर भी हमने नॉर्मली ये हैबिट है हम लोगों की कि सेविंग बैंक अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड हम नॉर्मली ऑटोमेटिकली इशू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो सेविंग बैंक अकाउंट जो था उसमें हमने वैल्यू एडिशन कर दिया कि हाँ डेबिट कार्ड उसके साथ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब डेबिट कार्ड दो तरीके से कैसे इशू होते हैं फ्रेंड्स। एक तो ये होता है, मान लीजिए देखिए दो सिचुएशन होगी। एक कस्टमर आया आपके पास में, उसने अकाउंट ओपन करवाया मान लीजिए, और उसने कहा कि मुझे अभी डेबिट कार्ड चाहिए। एक कस्टमर ऐसा होगा जो आएगा और बोलेगा सर अकाउंट ओपन कर दीजिए और डेबिट कार्ड मुझे तुरंत दे दीजिए। दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए लेकिन मुझे डेबिट कार्ड अभी नहीं चाहिए, 10-15 दिन में वेट कर सकता हूँ। तो पहला वाला केस क्या है, जिसमें कस्टमर अगर तुरंत चाहता है तो उसको जो है ऐसा डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा जिसमें उसकी डिटेल्स नहीं होती हैं, कस्टमर की कोई डिटेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर आया और उसने तुरंत ही कार्ड की डिमांड कर दी। तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम तुरंत ही उसका नाम वगैरह छापें और उसकी डिटेल्स वगैरह उसमें इम्बॉस कर दें, ऐसी कोई मशीन नहीं होती है। इसलिए उसको ऐसा कार्ड दे दिया जाएगा जिसमें किसी का नाम नहीं होता है, उसको ऐसे जेनरिक कार्ड टाइप का हम समझ लीजिए दे देते हैं। ठीक है, देखिए एट द टाइम ऑफ इशू जेनरिक डेबिट कार्ड्स विदाउट इम्बॉसिंग द नेम इज इश्यूड टू फॉर इमीडिएट ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इशू करते समय, जब भी अकाउंट खुला या फिर कस्टमर ने डिमांड की तो इशू करते समय जेनरिक डेबिट कार्ड दे दिया गया। जेनरिक डेबिट कार्ड मतलब ऐसा डेबिट कार्ड जो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, विदाउट इम्बॉसिंग द नेम, उस पर नाम नहीं लिखा होता। देखिए अगर आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, जो भी आपका नाम है वो लिखा होता है। तो वो ये वाले टाइप का नहीं है। वो आपने लेट में लिया होगा, 10-15 दिन का बैंक को टाइम दिया होगा, 2-3 हफ्ते का, तब मिला होगा आपको। ठीक है, विथ इमीडिएट ऑपरेशंस। इसमें हाँ खासियत ये होती है कि कस्टमर आया, उसने तुरंत ही डेबिट कार्ड लिया और अगर वो चाहे तो तुरंत ही विड्रॉ करवा सकता है विद इन 10-15 मिनट, जितनी देर में आप डेबिट कार्ड उसको इशू कर देते हैं। सेकंड वे क्या है फ्रेंड, दूसरा तरीका ये है, आफ्टर ओपनिंग अकाउंट, एक खाता खुल जाता है, द अकाउंट डिटेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड एंड इम्बॉस्ड आर लोडेड इन डेबिट कार्ड। ठीक है, तो एक बार जो है आपका अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपके जो अकाउंट की डिटेल है उसको इम्बॉसिंग की जाती है, लोड किया जाता है उस डेबिट कार्ड पर, यानी आपका वो एक तरीके से पर्सनल डेबिट कार्ड हो जाता है। आपका नाम वगैरह उसमें लिख करके आता है। अगर आप चाहें तो फोटो वगैरह का भी कुछ बैंक ऑप्शन देते हैं, फोटो वगैरह भी लग करके आती है। ठीक है, एंड इशूड विद इन 2 और 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। अकाउंट ओपन होने के 2 से 3 हफ्ते बाद ही आप जो है उस कार्ड को पा सकते हैं, क्योंकि वो कार्ड जो है आपका नाम होगा, उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स होंगी, तो इसलिए उसको मतलब इशू करने में टाइम लग जाता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दो तरीके के डेबिट कार्ड कौन से होते हैं। एक डेबिट कार्ड ऐसे समझ लीजिए जिसमें नाम लिखा हुआ है
वो आपका 2 से 3 हफ्ते बाद मिलता है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखी होती हैं। और एक ऐसा जेनरिक कार्ड होता है जो कि तुरंत इशू कर देते हैं बैंक, इसका ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाता है। इसका जब 2-3 हफ्ते बाद आपका नाम वगैरह छप करके आएगा डेबिट कार्ड का, तब आपको मिलता है। बस इतना ही डिफरेंस है। कार्ड दोनों सेम ही है। ये आपका पर्सनल हो गया, आपका नाम है, सब कुछ आपका उसमें लिखा हुआ है। इसमें आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहता है। एक जेनरिक सा डेबिट कार्ड होता है, बस इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में लाइक क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड का वैसे ही डेबिट कार्ड की ऑपरेशन सेंट्रलाइज होती है बैंक में। जो आपके डेबिट कार्ड की पूरी ऑपरेशन, जो भी खाते से पैसे निकलना और मतलब डिडक्ट होना, वो सारा काम सेंट्रलाइज ही होता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो कार्ड कैन बी यूज फॉर एनी ऑपरेशन। अब जो डेबिट कार्ड है आपका, उसका किसी भी पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। किसी खरीदारी की पेमेंट करनी है, आपको कैश विड्रॉल करना है, कैश विड्रॉल आप करेंगे सब्जेक्ट टू पर डे लिमिट। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है फ्रेंड्स, देखिए पर डे लिमिट होती है, ध्यान देंगे। जो डेबिट कार्ड में लिमिट होती है वो पर डे लिमिट होती है। जैसे 25,000 रुपये या किसी कार्ड की 50,000 रुपये है, तो आप पर डे इतना निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अपना महीने भर में कितना निकाल सकता हूं, तो भाई 50,000 रुपये अगर आपकी लिमिट है तो हर दिन 50,000 निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चार्जेस लगेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब आप पैसे कितने भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या है, अगर आपकी महीने भर की लिमिट 1,00,000 रुपये है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक की परचेजिंग ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आई होप। ठीक है, तो विड्रॉल की कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन पर डे की लिमिट सेट होती है। एटीएम के थ्रू आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यूटिलिटी का पेमेंट, यूटिलिटी मतलब जैसे मोबाइल का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, और आपका पोस्ट पेड वगैरह है, डीटीएच का रिचार्ज वगैरह कर दे, उन सब पेमेंट्स के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि डेबिट कार्ड दो तरीके के होते हैं। एक जेनरिक डेबिट कार्ड होता है जिसमें आपका नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ होता है ना, और इसे इमीडिएटली यूज किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है जिसमें आपके अकाउंट की डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह जो है उस पर मतलब इम्बॉस की जाती है, लोड की जाती है, और वो 2 से 3 हफ्ते बाद मिलता है अकाउंट ओपन होने के। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों सेंट्रलाइज ही ऑपरेशन किए जाते हैं, सेंट्रलाइज ही चलते हैं। और डेबिट कार्ड का यूज आप जो है किसी खरीदारी को की पेमेंट के लिए कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं जिसमें पर डे लिमिट सेट रहती है, और यूटिलिटी पेमेंट के लिए भी इसका यूज किया सकता है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड इशू करने के लिए, कि कोई बैंक डेबिट कार्ड इशू करना अगर चाहता है तो क्या गाइडलाइंस हैं। तो उसके लिए देखिए, बैंक्स आर परमिटेड टू इशू डेबिट कार्ड इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड विदाउट आरबीआई अप्रूवल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो किसी भी बैंक को, अगर कोई भी बैंक है, अगर वो डेबिट कार्ड इशू करना चाहता है फ्रेंड, तो उसके लिए आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ आरबीआई अप्रूवल, वो ऑटोमेटिक अप्रूव है। हर बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकता है इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड। अब को ब्रांडेड डेबिट कार्ड का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे किसी एक कंपनी के साथ टाई अप हो गया, मान लीजिए जो है एयर इंडिया जो है, जो एयरलाइंस है, उसके साथ में मान लीजिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का टाई अप हो गया। तो अब ये होगा क्या कि जो जितने भी एयर इंडिया के एम्प्लॉई हैं उनको सभी को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो को ब्रांडेड डेबिट कार्ड होगा जिसमें एक और ब्रांड इन्वॉल्व हो जाता है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी ये टाइप का जो एयर इंडिया वाला जो आपका डेबिट कार्ड होगा, उसको अगर कस्टमर यूज करेगा या उसके एम्प्लॉय यूज करेंगे, तो उनको स्पेशल पक्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। बस यही फ़ायदा होता है। को ब्रांडेड डेबिट कार्ड ये हो जाता है फ्रेंड। तो अगर कोई बैंक डेबिट कार्ड या को ब्रांडेड डेबिट कार्ड इशू करना चाहता है तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ कंडीशन से उन्हें फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि एक तो बोर्ड की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए कि डेबिट कार्ड इशुएंस की पॉलिसी इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड शुड बी पुट इन प्लेस। मतलब जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है, बोर्ड है, जो अपने बैंक का ग्रुप बोर्ड है, उसके द्वारा एक पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए कि डेबिट कार्ड इशू करने की हमारी पॉलिसी क्या होगी। उसमें को ब्रांडेड डेबिट कार्ड के लिए भी पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। यानी आपके बैंक के विद इन जो है आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है कि हाँ, हम डेबिट कार्ड इशू करना चाहते हैं और ये इसके इशू करने की पॉलिसी है, चार्जेज इतने लगेंगे, इतनी फ्री ट्रांजेक्शन होगी, जो भी है वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखनी पड़ेंगी, यानी बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। डेबिट कार्ड शैल बी इशू टू कस्टमर हैविंग, डेबिट कार्ड किसको इशू करेंगे? जिसके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। लेकिन ये इशू नहीं किया जाएगा जिसके पास सीसी लोन है, कैश क्रेडिट या लोन अकाउंट है, उनको जो है डेबिट कार्ड इशू नहीं किया जाता है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो डेबिट कार्ड है वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होल्डर का इशू किया जाता है, लेकिन कैश क्रेडिट होल्डर या लोन अकाउंट होल्डर को डेबिट कार्ड इशू नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है फ्रेंड। बैंक शैल इशू ओनली ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड वेयर देयर इज ए इमीडिएट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट एंड
वेयर स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो देखिए दो तरीके कार्ड हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑनलाइन डेबिट कार्ड और ऑफलाइन डेबिट कार्ड। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड फ्रेंड्स वो होता है जहां पर कस्टमर के खाते से पैसा इमीडिएटली डेबिट हो जाता है। अगर पैसा आपने मान लीजिए 2,000 रुपये का कोई चीज़ परचेज की, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का कोई चीज़ परचेज की, पास मशीन में आपने जो है अपना कार्ड इंसर्ट किया, पिन डाला, तो 2,000 रुपये आपके खाते से तुरंत कट जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, और वो 2,000 रुपये उस दुकानदार के पास चले जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड है। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने कार्ड जो है पॉस मशीन में डाला, आपके खाते से पैसे नहीं कटे, आपके खाते से पैसे नहीं कटे, सिर्फ एक एंट्री बन गई एक तरीके से, और वो जो है शाम के टाइम या 24 घंटे में जैसी गाइडलाइन होगी उस हिसाब से 24 घंटे बाद जो है एक साथ वो पैसे आपके खाते से डिडक्ट किए जाते हैं। समझिए, जैसे आपने डेबिट कार्ड लिया, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाला तो हम सभी यूज करते हैं, ऑफलाइन वाला बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं गया खरीदारी करने और मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, मैंने अपना कार्ड इंसर्ट किया और पिन वगैरह डाल दिया, तो 100 रुपये की एक एंट्री बन गई, लेकिन मेरे खाते से पैसे इमीडिएटली नहीं कटते हैं। दूसरी दुकान पर गया, वहाँ पर मैंने 500 रुपये की शॉपिंग की, फिर से मेरे खाते में एक एंट्री बन गई, लेकिन पैसे नहीं कटते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जब 24 घंटे की गाइडलाइन होती है, मान लीजिए 24 घंटे बाद ये सारा एकुमुलेट होगा, इकट्ठा किया जाएगा। 24 घंटे बाद मेरे खाते से पता चला कि मैंने 600 रुपये की शॉपिंग की हुई है, तो ये 600 रुपये एक बार में डिडक्ट होंगे, और जिस जिस कस्टमर के पास जाने होते हैं उनको 24 घंटे बाद जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है वहाँ पर ये फ़ायदा करते हैं। मान लीजिए कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर ऐसे कार्ड बेनिफिशियल होते हैं। भाई हमेशा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि दिन भर आपको कार्ड यूज करते रहिए, और शाम के टाइम में जब मौका लगता है तो इकट्ठे ही आपके पैसे काट लेता है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन डेबिट कार्ड। ठीक है, तो बैंकों को केवल ऑनलाइन डेबिट कार्ड इशू करने के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, को ब्रांडेड डेबिट कार्ड इशू आप कर सकते हैं जहां पर इमीडिएट डेबिट होना चाहिए कस्टमर के अकाउंट। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड वो कार्ड होते हैं जहां पर खाते से पैसा तुरंत कट जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए। एसटीपी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ फ्रेंड्स, जो है एबीएम में डिस्कस किया हुआ, लेकिन यहाँ पर भी जान लीजिए स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग का ये मतलब होता है कि जो आपकी ट्रांजेक्शन जो है शुरू हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने कार्ड डाला और 2,000 रुपये की ट्रांजेक्शन की। ठीक है, और उसके बाद में ये कस्टमर जो दुकानदार है उसके खाते में 2,000 रुपये पहुँचने हैं, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की पूरी जो प्रोसेस हो, एक ही प्रोसेस में ये काम निपटना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, हमने यहाँ कार्ड डाला 2,000 रुपये का, अंदर में जितनी भी काम होने हैं, खाते से कटना और उस खाते में जाना, रास्ते में ट्रांसफ़र होना, नेटवर्क का रहना, वो सारा काम जो है इन बिटवीन टेक केयर कर लिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ से 2,000 निकले और यहाँ 2,000 पहुँच गए, यही स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग है। मतलब एंड टू एंड जो है पैसे का ट्रांसफ़र होना एसटीपी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू इशू ऑफलाइन डेबिट कार्ड। अब मैंने ऑफलाइन डेबिट कार्ड नहीं इशू करना है, ये मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन डेबिट कार्ड क्या होते हैं, जिसमें पैसे बाद में इकट्ठे कट जाते हैं। इसके अलावा बैंकों को इंश्योर करना है कि वो जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। कौन कौन सी? केवाईसी की गाइडलाइन को फॉलो करना है डेबिट कार्ड इशू करते समय, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करिए, सीएफटी कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को फाइनेंसिंग करने के लिए कॉम्बैट जो हम लड़ रहे हैं उसको संभालना है। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए 2002 जो है एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है फ्रेंड। ठीक है, तो इन सभी गाइडलाइन को एज बीइंग एडवाइज फ्रॉम आरबीआई टाइम टू टाइम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी गाइडलाइन इनसे रिलेटेड इशू करता है उसको बैंकों को कंप्लायंस करनी होती है डेबिट कार्ड इशू करते समय। एक तो केवाईसी का फॉलो करना पड़ेगा आपको, एएमएल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, काला धन वगैरह तो सफ़ेद नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तो फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। साथ ही साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमारा 2002 है उसके अंडर जो ऑब्लिगेशन है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ें बैंकों को इंश्योर करनी होती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये बिल्कुल यहाँ पर काम का नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी 4-5 बातें यहाँ पर हो गई। तो आरबीआई की गाइडलाइन में हमने क्या समझा फ्रेंड्स, हमने ये समझा कि अगर किसी बैंक को डेबिट कार्ड, चाहे वो को ब्रांडेड डेबिट कार्ड ही इशू करना हो, उसके लिए आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते कि कुछ कंडीशन बैंकों को फॉलो करनी होती है। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एक मतलब पॉलिसी, डेबिट कार्ड इशू करने की पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव हुई होनी चाहिए, तभी आप डेबिट कार्ड इशू कर सकता है बैंक। उसके बाद में डेबिट कार्ड केवल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में इशू होता है, कैश, क्रेडिट और लोन अकाउंट में हम इशू नहीं कर सकते हैं।
बैंक केवल ऑनलाइन डेबिट कार्ड इशू करेंगे जिसमें तुरंत का तुरंत पैसा खाते से डेबिट हो जाता है या कट जाता है, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में STP भी फॉलो होनी चाहिए, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, मतलब एंड टू एंड ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब किताब एक प्रोसेस में हो जाना चाहिए। तो बैंक कौन सा डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं फ्रेंड्स? ऑनलाइन डेबिट कार्ड, जिसमें इमीडिएटली खाते को डेबिट कर दिया जाता है। बैंक जो है कौन से डेबिट कार्ड नहीं इशू कर सकते? ऑफलाइन डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, जिसमें पैसा एक साथ 24 घंटे बाद कटता है या जो भी गाइडलाइन हो। बैंकों को इसके अलावा इंश्योर करना होता है कि वो KYC की गाइडलाइन को, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन को, CFT यानी कम्बैटिंग फॉर फाइनेंशियल टेररिज्म, और जो है जो ऑब्लिगेशन है बैंक की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, इन सभी को इंश्योर करें कि उसका कंप्लायंस हो रहा है जब आप डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बातें हो गई हमारी RBI की तरफ से। उसके अलावा अब डेबिट कार्ड से रिलेटेड अदर जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। कुछ अदर भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स आपकी, जैसे देखिए, किसी भी बैंक को नो बैंक सेल डिस्पैच ए कार्ड टू कस्टमर अनसॉलिसिटेड, ध्यान रखेंगे, किसी भी बैंक को ये हक नहीं दिया गया है कि वो बिना कस्टमर की मतलब इच्छा के या बिना कस्टमर की जानकारी के उसको डेबिट कार्ड इशू कर दे। जब तक कस्टमर आपसे कहता नहीं है तब तक आप उसे डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कस्टमर को आप डेबिट कार्ड अपनी तरफ से नहीं दे सकते। जब तक कस्टमर खुद नहीं कहता है तब तक आप उसे डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट किस केस में कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई कार्ड उसके पास है जिसकी एक्सपायरी डेट मान लीजिए अप्रैल 2021 थी, मान लीजिए 2021 थी, इस केस में आप नया डेबिट कार्ड इशू करते हैं तो चल जाएगा, मतलब क्योंकि अप्रैल 2021 में उसका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपने उसकी जब नया दे दिया जिसकी अगले 4-5 साल के लिए वैलिडिटी है, देन ओके है। अदरवाइज आप किसी को भी अनसॉलिसिटेड कस्टमर के तौर पर नहीं दे सकते, यानी बिना कस्टमर की इच्छा के, बिना कस्टमर की जानकारी के आप उसको डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर कार्ड होल्डर शैल बी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो बैंक और जो है बैंक और कार्ड होल्डर के बीच में यहाँ पर जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होनी चाहिए। बैंक और जो है कार्ड होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ईच बैंक शैल मेक अवेलेबल टू द कार्ड होल्डर इन राइटिंग अ सेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द इशू एंड यूज ऑफ सच अ कार्ड। तो हर एक बैंक, देखिए, इसीलिए जब भी डेबिट कार्ड इशू किया जाता है तो कस्टमर से एक फॉर्म भरवाया जाता है, एक पूरा डिटेल फॉर्म भरवाया जाता है, उस पर साइन लिए जाते हैं, क्योंकि हम राइटिंग में कस्टमर को ये बताते हैं कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस कार्ड के यूज के रिलेटेड, कि कब हम जिम्मेदार होंगे, कब बैंक जिम्मेदार होगा, कब कस्टमर जिम्मेदार होगा, अगर आपको कोई फ्रॉड वगैरह का पता चलता है तो क्या बताना है, कब बताना है, कितने दिन में बताना है। तो ये सारी बातें जो हैं इन राइटिंग कस्टमर को अवेलेबल करवानी होती है, जिसको भी आप कार्ड इशू कर रहे हैं। द टर्म शैल स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ एनी चार्ज, जो भी चार्जेज आप उसके ऊपर लगाएंगे, किस वजह से लगा रहे हैं, ये बातें जो है आपको उस टर्म्स एंड कंडीशन में बतानी होती हैं। भले ही आप उसमें अमाउंट ना बताएं। इशुएंस चार्जेज लगेंगे, आपने बोल दिया कि सर आपको इशुएंस चार्जेज लगेंगे 200 रुपये लगेगा हर साल, सॉरी इशुएंस चार्जेज आपने बता दिया कि सर जो है आपको नया कार्ड हम इशू करेंगे 200 रुपये लेंगे, उसके बाद में एनुअल इसका जो है आपको 100 रुपये देते रहना होगा मान लीजिए। तो आपने ये चीज़ भले ही 200 रुपये और 100 रुपये मत लिखिए, लेकिन आप उसको ये बता दीजिए कि सर जब भी डेबिट कार्ड इशू होगा तो आपको इशुएंस चार्जेज देने पड़ेंगे, प्लस जो है हर साल आपको इस कार्ड को मेंटेन करने के लिए अलग से भी चार्जेज देने पड़ेंगे। ये बात आपको लिखनी होगी वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में, भले ही आप उसमें अमाउंट का जिक्र ना करें। द टर्म शैल स्पेसिफाई द पीरियड विद इन व्हिच द कार्ड होल्डर अकाउंट वुड नॉर्मली बी डेबिटेड, साथ ही साथ में वहाँ पर ये टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा कि ना आपके जो खाते से हम पैसा जो चार्जेस काटेंगे वो कितने टाइम पीरियड में काट लेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया कि भाई जैसे ही आपके मतलब आपके डेबिट कार्ड के 1 साल पूरे होंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर हम आपके चार्जेज डेबिट कर लेंगे। इस तरीके के जो भी हो, या आप ये लिख दीजिए कि हर क्वार्टर में हम आपसे पैसे डेबिट करते रहेंगे, हर 6 महीने पर डेबिट करते रहेंगे, जैसे भी हो, जो भी आपको टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि चार्जेज किस हिसाब से आप काटेंगे। एनी अल्ट्रेशन इन द टर्म शुड बी कम्युनिकेटेड वेल इन टाइम, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चेंजेज आप कर रहे हैं अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस में, आपने कोई चेंजेज किए, मान लीजिए आपने हर साल कस्टमर को बताया था कि हम हर साल 100 रुपये आपसे रिन्यूअल चार्जेज लेंगे फॉर एग्जांपल, और आपने अब उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया है, मान लेते हैं आपने टर्म्स चेंज कर दिए, 100 रुपये की जगह रिन्यूअल चार्जेज 500 रुपये होंगे। तो इस बात को आपको कस्टमर को टाइमली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि अगर वो चाहे तो विड्रॉ कर ले इस स्कीम से। भाई उसका नहीं मन है, वो बोल रहा था कि 100 रुपये तो मैं दे पा रहा हूँ, आपको 500 रुपये नहीं दे पाऊंगा, तो वो अगर चाहे तो अपना जो है कार्ड आगे आकर के सरेंडर कर दे कि हम आगे आपसे कार्ड ही नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमको उस टर्म्स को एडवांस में उसको जो है समय से बताना होगा, ताकि जो है इफ़ ही वांट टू विड्रॉ ही कैन विड्रॉ इफ़ ही चूज। सो अगर वो चाहता है तो वो विड्रॉ कर सकता है, सुटेबल टाइम पीरियड हमें उसको देना पड़ेगा, इसीलिए हमें एडवांस में इन्फॉर्म करना
पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, द टर्म सेल पुट द कार्ड होल्डर इन ऑब्लिगेशन। अब कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ जिम्मेदारियां एक तरीके से कह सकते हैं कार्ड होल्डर की भी होती हैं। एक तो वो कार्ड को सेफ रखेगा और उसके जो और चीज़ें हैं, कार्ड को भी सेफ रखना है और उसकी और जो चीज़ें हैं जैसे उसका पिन नंबर, उसका कोड नंबर, ये भी उसे सेफ रखना है और किसी को बताना नहीं है। नॉट टू रिकॉर्ड द पिन आर कोड, वो पिन को या कोड को कहीं ऐसी जगह पर ना लिखे जो कि कोई थर्ड पार्टी आसानी से देख सके। कुछ लोग जो है डेबिट कार्ड के ऊपर ही लिख देते हैं या डेबिट कार्ड के ऊपर जो जिस लिफाफे में होता है उस पर लिख देते हैं। तो ये सब नहीं करें, इस बात का ऑब्लिगेशन ये कस्टमर को इंश्योर करना पड़ता है। तीसरा, नोटिफाई द बैंक इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ। इसके अलावा बैंक को तुरंत ही जो है इन्फॉर्म करना होगा उसको, अगर उसे ये पता चलता है कि उसका कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या उसकी कार्ड की कॉपी कर ली गई है, क्लोनिंग वगैरह कर ली गई है, तो उस केस में उसे बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑन द कार्ड होल्डर, मतलब कार्ड होल्डर अपने जो है खाते में कोई अनअथराइज ट्रांजेक्शन देखता है डेबिट कार्ड से, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक को देनी होगी। या एनी एरर आर अदर इरेगुलरिटी अकाउंट बाई बैंक, तो बैंक जो बैंक में अकाउंट है अगर उसमें और कोई एरर या इरेगुलरिटी देखती है उसको उसके अकाउंट में, तो उसको भी उसे बैंक को नोटिफाई करना होगा इमीडिएटली, ठीक है, ताकि उसका कोई लॉस ना हो सके। अब उसके बाद में 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पर, बैंक सेल एक्सरसाइज केयर व्हाइल इशूइंग पिन्स। जब भी पिन जो होता है 3 डिजिट या 4 डिजिट जो भी है, 4 डिजिट का जो पिन होता है फ्रेंड्स या कोड होता है, उसको इशू करते समय बैंक को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और बैंक इस ऑब्लिगेशन में होता है कि वो जो है कार्ड होल्डर के पिन को किसी को नहीं दिखाएगा एक्सेप्ट कार्ड होल्डर को। ध्यान रखें यहाँ पर कि जब बैंक पिन इशू करता है तो बैंक की ये ऑब्लिगेशन है कि वो जो है उसके पिन को किसी और को नहीं दिखा सकता है, एक्सेप्ट कार्ड होल्डर को ही डिस्क्लोज कर सकता है, उसे ही बता सकता है। बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट लॉसेस इनकर्ड बाई कार्ड होल्डर ड्यू टू सिस्टम माल फंक्शन डायरेक्टली विद इन बैंक्स कंट्रोल विथ, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी वजह से बैंक के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कस्टमर को अगर जो है प्रॉब्लम होती है कि सिस्टम में, मतलब बैंक के सिस्टम में माल फंक्शनिंग हुई, गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से कस्टमर को लॉस हो गया, तो उस लॉस के लिए बैंक जिम्मेदार होगा, ठीक है। अगर किस केस में नहीं होगा, एक्सेप्शन किस केस में नहीं होगा, अगर जो है जो प्रॉब्लम हुई है अगर वो स्क्रीन पर डिस्प्ले की जा रही है, वो मैसेज वहाँ पर सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है, जैसे आप एटीएम पर पैसा निकालने गए और वहाँ पर लिख रहा है कि इस समय मशीन को ना यूज करें, कुछ प्रॉब्लम है, और डिस्पाइट ऑल दैट अगर उसके बावजूद भी आप उस एटीएम कार्ड को या डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, तो उस केस में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक के एंड पर गड़बड़ है, माल फंक्शनिंग हुई है, तो उस वजह से जो भी लॉस होगा कस्टमर को, उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेप्ट क्या है, ब्रेकडाउन रिकॉग्नाइजेबल फॉर द कार्ड होल्डर। ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है सिस्टम में जो कि कार्ड होल्डर को दिख रहा है बाई ए मैसेज ऑन डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस, डिवाइस के डिस्प्ले पर मैसेज अगर उसको दिख रहा है या उसे अदरवाइज एसएमएस के द्वारा इंटीमेट किया गया, किसी भी तरीके से बताया गया है, तो अगर उसके बावजूद भी वो डेबिट कार्ड को यूज करता है तो उस लॉस के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, अदरवाइज बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। नो कैश ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड शुड बी रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जो है डेबिट कार्ड शुड बी ऑफर्ड एट पॉस अंडर फैसिलिटी विदाउट प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। तो अगर आप पॉइंट ऑफ सेल पॉस मशीन से चाहते हैं कि हम जो है पॉस मशीन पर खड़े वहाँ से 2000 रुपये 4000 रुपये कैश ले लें ट्रांजेक्शन करके, तो वो चीज़ अलाउ नहीं होगी जब तक कि जो है आरबीआई ऑथराइज ना कर दे। जब तक आरबीआई अलाउ होगा फ्रेंड्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आरबीआई की ऑथराइजेशन जरूरी होती है कि, मतलब आरबीआई के ऑथराइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर कि बैंक को ऑथराइज कर दे कि हाँ अब आप जो है पॉइंट ऑफ सेल से पैसे कस्टमर को दिलवा सकते हैं। अब आजकल ऐसे कार्ड आ गए हैं जिनमें 2000 रुपये तक जो है आप पास से निकलवा सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल पर जाइए, वहाँ पर अपना कार्ड इंसर्ट करिए, पिन डालिए और 2000 रुपये उस दुकानदार से, पास होल्डर से ले लीजिए, ये अलाउड है। लेकिन ये बिना आरबीआई के ऑथराइजेशन के पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस थी, 10 गाइडलाइंस हमने यहाँ पर देखी फ्रेंड्स जो है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डेबिट कार्ड से रिलेटेड। एक तो ये कि बैंक जो है किसी भी मतलब कस्टमर को अपने मन से डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है जब तक कस्टमर खुद ना कह दे। केवल एक केस में, अगर जो है कार्ड उसका एक्सपायर हो रहा है तब उसके रिप्लेसमेंट में आप जो है दूसरा कार्ड इशू कर दें तब ओके है, ठीक है। बैंक और जो कार्ड होल्डर है या कस्टमर है उसके बाद बीच जो रिलेशनशिप होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होता है। बैंक जो है एक फॉर्म भरवाएगा, उसमें सारी डिटेल्स देगा, राइटिंग में बताएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे यूज होंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में
टर्म में ये बात क्लियरली लिखी होगी कि कौन कौन से चार्जेस किस वजह से लगाए जा रहे हैं, भले ही चार्ज का अमाउंट बताया जाए या ना बताया जाए। जो चार्जेस कटने हैं वो कितने टाइम पीरियड में जो है उसके खाते से कट जाएंगे, इस बात को भी टाइम पीरियड भी वहाँ पर बताना होता है। अगर कोई भी टर्म्स और कंडीशंस में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो कस्टमर को उसको जो है समय से इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि अगर वो चाहे तो उस स्कीम से उस डेबिट कार्ड को विड्रॉ कर सकता है, अपना डेबिट कार्ड ही विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए उसे सुटेबल टाइम दिया जाना चाहिए। अब कुछ जिम्मेदारियां जो अपने कस्टमर के एंड की होती हैं वो ये होती कि कार्ड को आप सेव रखें, और उसके बाद में उसके जो और चीज़ें हैं जैसे पिन कोड हो गया, CVV नंबर हो गया, उसकी 16 डिजिट का कोड नंबर होगा, ये सब चीज़ें सुरक्षित रखें। और जो है पिन और कोड को ऐसी जगह पर ना लिखें जो कि थर्ड पार्टी कोई आसानी से पढ़ सके और यूज कर सके। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है आपकी फ्रेंड्स, जो है यहाँ पर जो फ्रेंड्स तीसरी कंडीशन है वो ये है कि बैंक को कोई भी अगर मतलब कस्टमर नोटिफाई करता है कोई चेंजेज, तो वो तुरंत ही बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। और कौन कौन से चेंजेज, अगर मान लीजिए उसका डेबिट कार्ड खो जाए, या उसका डेबिट कार्ड चोरी हो जाए, या उसका डेबिट कार्ड क्लोन हो जाए, या उसकी कॉपी बना ले कोई, तो उस केस में जो है उसको बैंक को तुरंत ही इन्फॉर्म करना होता है। या बैंक कस्टमर अपना अकाउंट चेक करता है और वो पाता है कि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन उसके खाते में हुई है, तो उसको भी उसे बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। या कोई और एरर या इरेगुलरिटी अगर अपने अकाउंट में देखता है कस्टमर, तो उसको भी उसे बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। अब जब बैंक जो है पिन कोड इशू करते हैं, पिन इशू करते हैं कस्टमर को, तो उस समय ये ऑब्लिगेशन होती है कि हमें बहुत ध्यान रखना होता है, और साथ ही साथ हम किसी भी कंडीशन में जो पिन कोड होता है कार्ड का, उसे कार्ड होल्डर के अलावा और किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। अब अगर बैंक की गलती की वजह से, बैंक के सिस्टम में किसी गलती की वजह से, माल फंक्शनिंग की वजह से अगर कस्टमर को कोई लॉस होता है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर उस ब्रेकडाउन के बारे में जानकारी जो है स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, SMS वगैरह से इन्फॉर्म की गई है, या पोस्टर लगा करके कस्टमर को बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी कस्टमर अगर उस ATM डेबिट कार्ड को यूज करता है, तो वो कस्टमर की जिम्मेदारी होगी, बैंक की नहीं होगी। और पॉस मशीनों पर कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है जब तक कि RBI खुद अथराइज ना कर दे फ्रेंड्स। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे फ्रेंड्स कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डिफरेंट टाइप के डेबिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट बैंक द्वारा, सॉरी क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड में हम समझें तो वैरायटी बहुत है। दूसरा, डेबिट कार्ड में ऑल बैंक ऑफर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, सारे बैंक जो है स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड या तो वीज़ा कंपनी का, या मास्टर कार्ड, या फिर आपका रुपए का कार्ड इशू करते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है, एक तरीके से हम कहना चाहें तो 2-3 ही कंपनियां, एक वीज़ा कंपनी, एक मास्टर कार्ड वाले हो गए, और एक जो है रुपए वाले हो जाते हैं। उसके बाद में कार्ड लिमिट वेरीज विथ इंडिविजुअल। अब हर आदमी की अपनी अपनी लिमिट है। लिमिट का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, किसी कस्टमर को महीने भर में 50,000 की लिमिट असाइन है, किसी कस्टमर को 1 लाख रुपए के साइन है, बड़ा कस्टमर है 10 लाख रुपए के साइन है। तो हर एक कस्टमर की अपनी इंडिविजुअल लिमिट है, वो उतना रुपए खर्च कर सकता है महीने में, खरीदारी वगैरह कर सकता है क्रेडिट कार्ड के केस में। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में नो लिमिट प्रिस्क्राइब, कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपके खाते में 4 करोड़ रुपए हैं, आप पूरा 4 करोड़ खर्च करिए, निकाल लीजिए अपने ATM से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेबिट कार्ड में बस डेली की लिमिट होती है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर डेली आप कितना अपने खाते से, मतलब अपने खाते से डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं, उसकी डेली की लिमिट होती है। कोई मंथली लिमिट वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। अलाउज परचेज एज 1 पॉइंट एंड पेमेंट टू बी मेड सब्सिक्वेंटली। तो मतलब अभी आप जो है खरीदारी कर लीजिए और पेमेंट बाद में करिए, ये अलाउ करता है क्रेडिट कार्ड। यानी बाई नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर परचेज और पेमेंट, डेबिट कार्ड में परचेज और पेमेंट यानी बाई नाउ पे नाउ दोनों सेम टाइम पर होता है। परचेज एंड पेमेंट्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। बात क्लियर हो गई। फ्री क्रेडिट पीरियड इज अलाउड, यहाँ पर क्रेडिट पीरियड अलाउड हो रहा है। मान लीजिए आपने 4 तारीख को फ्रिज खरीदा 25,000 का, तो हो सकता है आपको 30 तारीख को पैसा पेमेंट करनी पड़े, तो एक क्रेडिट पीरियड अलाउ होता है क्रेडिट कार्ड के केस में। ये एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा। डेबिट कार्ड के केस में कोई क्रेडिट पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आपके खाते से पेमेंट और खरीदारी दोनों एक साथ ही होती है, खाते से पैसा तुरंत ही कट जाएगा। पेमेंट कैन बी मेड इन EMI। अब जैसे मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का फ्रिज खरीदा, तो अगर आप चाहें तो इसकी EMI भी बंधवा सकते हैं। 2,500 रुपये के हिसाब से EMI आपकी बैंक बना देगा उठा करके। तो एक तरीके से लोन जो है, लोन बन जाता है ये, ठीक है। तो जो आपका पेमेंट है आप उसको लोन की तरह भी
कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका खाता सीधे डेबिट कार्ड में आपका खाता सीधे डेबिट हो जाता है जब आप परचेजिंग करते हैं, तो ईएमआई वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं बनता है डेबिट कार्ड के केस में, ठीक है। इंटरेस्ट आर चार्ज फॉर अनपेड एंड कैरीड ओवर बैलेंस। अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें मान लीजिए 20,000 रुपये का बिल है, ठीक है। उसके बाद में 20,000 रुपये में से मिनिमम ड्यू अमाउंट 12,000 रुपये थी, तो आपने 12,000 रुपये पे कर दिए, जो 8,000 रुपये आपके बच गए, यही आपका अनपेड बैलेंस हो गया या कैरीड ओवर बैलेंस हो गया ना, जो आपने नहीं पे किया, कैरीड ओवर, अगले महीने 8,000 रुपये चले गए, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पर पेमेंट तुरंत ही हो जाती है, आपका खाता तुरंत डेबिट हो जाता है, इसलिए ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती, कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वेरियस चार्जेज एंड पेनल्टीज आर लेविड फॉर फैसिलिटीज एंड डिफ़ॉल्ट्स। अगर आप जो फैसिलिटी ले रहे हैं उसके लिए डिफरेंट चार्जेज और पेनल्टी लगाई जाती है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो भी, और अगर फैसिलिटी लेते हैं तो उसके लिए डिफरेंट चार्जेज लगाए जाते हैं। यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है या कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है इस तरीके का, बस केवल एक बार डेबिट कार्ड इशू करवाने का चार्ज और उसके बाद में रिन्यूअल करवाने का चार्ज देना होता है, बस 2 ही चार्ज होते हैं, बाकी कोई अदर चार्ज या पेनल्टी इस पर लागू नहीं होती है। इस पर स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट आर सेट विद इन द कार्ड लिमिट। तो कार्ड लिमिट जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए की है, तो उसके विद इन में ही ये सेट होता है कि आप मैक्सिमम कितने रुपए जो है विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से या डेबिट आपके एटीएम मशीन से। द लिमिट कैन बी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, डेबिट कार्ड के केस में विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है, डेली की लिमिट होती है कार्ड के हिसाब से, वैसे ओवरऑल कोई लिमिट नहीं होती है कैश विड्रॉल की, जितना आपके खाते में है उतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक विद इन मतलब जितना आपके एक दिन डेबिट कार्ड में एक दिन से निकल सकता है उतना ही निकाल पाएंगे, बस ये होता है। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर के खाते में मान लीजिए 2 करोड़ रुपए हैं फॉर एग्जांपल, और उसकी लिमिट पर डे की 50,000 रुपये है, तो भले ही उसके खाते में 2 करोड़ रुपए है, लेकिन वो निकाल 50,000 रुपये ही पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी कस्टमर की महीने भर की लिमिट जो है 1,00,000 रुपये सेट है, तो बैंक ने कहा है कि सिर्फ 20% आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो 20,000 रुपये ही विड्रॉ कर पाएगा, भले ही उसकी लिमिट 1,00,000 रुपये क्यों ना हो। आई होप ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट रिस्क इज हाई, चूँकि ये एक लोन हो जाता है फ्रेंड्स, आपका समझ लीजिए डेबिट जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक तरीके का लोन होता है, इसलिए डिफ़ॉल्ट रिस्क हाई होता है। यानी कस्टमर ने पैसा ले लिया, खरीदारी कर ली, 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर दिया और लौटाए ही ना, डिफ़ॉल्ट कर जाए, इस बात का रिस्क बहुत होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क डेबिट कार्ड के केस में कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि लोन तो हम दे ही नहीं, उधारी तो दे ही नहीं रहे हैं, है ना। उसके बाद में एज्यूम्स द कैरेक्टर ऑफ एन एसेट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक तरीके से एसेट की तरह ट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप जो है मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे 50 मतलब आपने क्रेडिट कार्ड दिया उसको और उसने 50,000 रुपये खरीदारी कर ली, तो एक तरीके से उसने आपसे 50,000 रुपये का लोन ले लिया है फ्रेंड्स। और लोन क्या होते हैं? आपके एसेट होते हैं फ्रेंड्स, ओके, बिकॉज है ना, ये एसेट हो जाते हैं। व्हेन द कार्ड इज यूज इट बिकम रिसीवेबल। जब भी आप कार्ड यूज करते हैं तो वो रिसीवेबल हो जाता है, यानी आपका एक एसेट हो जाता है। डेबिट कार्ड इज ओनली एन ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर लायबिलिटी अकाउंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डेबिट कार्ड होता है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एसेट या लायबिलिटी नहीं है। ध्यान देंगे, जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एसेट की तरह बन जाता है, एसेट का कैरेक्टर ले लेता है। कब? जब उससे कोई पेमेंट वगैरह कर देता है कस्टमर, वो एसेट जैसा हो जाता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं, ना डेबिट कार्ड आपका एसेट है ना लायबिलिटी है, ठीक है। वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लायबिलिटी अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स, ओके। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं और इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। डेबिट कार्ड में कुछ स्टैंडर्ड टाइप ही होते हैं जो वीज़ा कंपनी, मास्टर कार्ड या रुपे कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं। कार्ड लिमिट जो है वो हर एक कस्टमर की अलग अलग होती है। यहाँ पर कोई कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती है ना। जितना भी बैलेंस आपके खाते में है उतना पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। लिमिट क्या होती है कि कोई डेबिट कार्ड है उसकी एक दिन में कितना निकालने की लिमिट होती है, वो केवल लिमिट होती है, बाकी और कोई लिमिट नहीं होती है। अलाउ परचेज एट 1 पॉइंट एंड पेमेंट मेड सब्सिक्वेंटली, यानी अभी खरीदारी करिए बाद में पेमेंट करिए, अलाउ होता है। यहाँ पर अभी खरीदिए अभी पेमेंट करिए, सेम टाइम पर दोनों होता है। इसमें क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है, मतलब 40 दिन 50 दिन आपको मिल सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर तुरंत ही आपके खाते से पैसा निकलता है, इसलिए क्रेडिट पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर जो आप पेमेंट करते हैं वो उसको आप लोन की तरह ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। 25,000 का फ्रिज लिया और 5-5 हज़ार रुपये की 5 किस्तें बंधवा ली, दैट इज़ ओके। किसमें? क्रेडिट कार्ड में। लेकिन डेबिट कार्ड में आपका खाता तुरंत का तुरंत डेबिट हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पर किस्त वाला कोई कॉन्सेप्ट या ईएमआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट चार्ज फॉर
अनपेड एंड कैरीड ओवर बैलेंस। जो भी आप पैसा नहीं देते हैं क्रेडिट कार्ड का या कोई कैरीड ओवर बैलेंस होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। इसमें कोई चूँकि पेमेंट तुरंत होती है तो इसलिए कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। डिफरेंट टाइप की पेनाल्टी, ठीक है, और चार्जेज अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप फैसिलिटी लेते हैं और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो पेनाल्टी लगाई जाएगी, फैसिलिटी लेते हैं तो चार्जेज लगाए जाते हैं। इसमें कोई पेनाल्टी या चार्ज लगाया नहीं जाता है, सिर्फ एक बार जो है इशू करने का चार्ज और उसके बाद रिन्यूअल के चार्जेज लगते रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट आर सेट विद इन द कार्ड लिमिट। जो कार्ड की लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड की, उसके अंदर में कैश विड्रॉल आप कितने % कर सकते हैं वो भी सेट होता है बैंक के द्वारा। यहाँ पर जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिमिट सेट की जाती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये लोन है एक तरीके से, क्रेडिट कार्ड इज या लोन एक तरीके से, तो ये डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है। कस्टमर ने लोन लिया और नहीं लौटाया तो ये एनपीए भी होते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो रही होगी कि ये एनपीए भी होंगे। क्यों? क्योंकि लोन है। अगर कस्टमर ने लिया और 90 दिन तक नहीं वापस किया तो ये एनपीए में भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है डेबिट कार्ड में। क्यों? क्योंकि कस्टमर के खाते में पैसे नहीं तो एक पैसा निकाल नहीं सकता है, तो फिर डिफ़ॉल्ट कहे के लिए करेगा। इसके बाद में ये एक तरीके से एसेट जैसा व्यवहार करने लगता है। कौन? आपका क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि एक बार आपने पैसा खर्च कर दिया तो वो आपको वापस करना होता है, तो ये लोन की तरह होता है। लोन आपका एसेट होता है। डेबिट कार्ड ना तो एसेट है ना लाइबिलिटी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट है, आपकी कन्वीनियंस के लिए है, जो कि आपके लाइबिलिटी अकाउंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके लाइबिलिटी अकाउंट मतलब बैंक के लाइबिलिटी के, बैंक के लिए लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बैंक के लिए लाइबिलिटी होते हैं, है ना, और जो लोन होते हैं वो बैंक के लिए एसेट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स डेबिट कार्ड से रिलेटेड कवर कर दी है। थैंक यू सो मच।